अर्थात बहुत पदार्थ, संख्या में बहुत पदार्थ। बहुविध का मतलब बहुत प्रकार के पदार्थ। यहाँ पर उन्होंने पशुओं में भी गाय, भैंस, घोड़ा आदि ये बहुत प्रकार के हो गए, है ना। और यहाँ बहु में गौरी, सांवली, काली आदि ये बहुत सारी गायें, इनकी संख्या आ गई, है ना। यहाँ संख्या हो गई और यहाँ बहुत प्रकार के पशु हो गए, तो वो कहलाएगा बहुविध। और आगे इसमें एक एक पदार्थ माने केवल एक गोरी गाय। और एक विध का मतलब क्या? एक विध, एक विध माने अकेले गाय। गाय में प्रकार उन्होंने कर दिए, कौन कौन से? गोरी, सांवली, काली, ये तो कलर की ओर से प्रकार हो गया, है ना। दूध देने की ओर से भी इनके प्रकार हो सकते हैं। एक जर्सी गाय होती है, एक देसी गाय होती है ना। इस तरीके से वो गायों के प्रकार, वो कहलाएगा एक विध। घोड़ों के प्रकार, वो कहलाएगा एक विध, है ना। और एक का मतलब केवल वो एक गाय, उसकी एक संख्या में ले लेंगे तो एक कहलाएगा वो, ऐसा। फिर इसके बाद क्षिप्र माने शीघ्रता से कोई पदार्थ का जो हमको ज्ञान होता है वो शीघ्र, क्षिप्र पदार्थ कहलाते हैं। जैसे यहाँ शीघ्र पड़ती हुई जलधारा या तेजी से निकल जाने वाली ट्रेन आदि, वो क्षिप्र हो जाएगा। और धीरे चलता हुआ कछुआ, धीरे धीरे चलने वाला जो है, धीमे धीमे चलने वाले जो वाहन आदि हैं उनका ज्ञान होना, वो सब अक्षिप्र में चले जाएंगे। फिर अनिश्रित अर्थात गूढ़, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल थोड़ा बहुत उनका कोई अंग दिखाई दे रहा है, उसके द्वारा ही हमने पूरे उस पदार्थ के बारे में जाना, तो वो कहलाता है गूढ़ पदार्थ। और जो स्पष्ट सामने से दिखाई दे रहे हैं, है ना, स्पष्ट रूप से, वो कहलाते हैं प्रकट पदार्थ। फिर अनुक्त, बिना कहे हुए इशारों आदि के द्वारा ही जिन पदार्थों का ज्ञान हमको हो जाता है, वो कहलाते हैं अनुक्त। और कहने के बाद यह घड़ा है ना, यह मोबाइल है, यह फोन है, यह लैपटॉप है, यह किताब है, ऐसा कहकर उसके बारे में बताना, वो हो जाएगा उक्त। और इशारा करके उसके बारे में बताना, है ना, तो वो कहलाएगा अनुक्त पदार्थ। ऐसे उक्त, अनुक्त और उक्त। इसके बाद ध्रुव, ध्रुव का मतलब होता है अचल, बहुत काल तक स्थायी रहने वाले पर्वत आदि, वो अध्रुव है। और ध्रुव है। और जो क्षण स्थायी है वो सब कहलाते हैं। कैसे? क्षण स्थायी माने क्षण ध्वंसी, अभी है अगले कल में नष्ट हो जाएंगे। पानी का बुलबुला अभी है, अगले क्षण में नष्ट हो जाएगा। आकाश में चमकने वाली बिजली, है ना, अभी है, अगले क्षण में नष्ट हो जाएगी। तो वो सब कहलाते हैं अध्रुव पदार्थ। ये देखो, फिर से उसी चीज को उन्होंने रिपीट करके बताया था। कल मुझे लगता है कल अपन ने बहुत अच्छी इस पर चर्चा की थी, इसलिए मैं तो केवल आज सरसरी निगाह से आपके वहां से मस्तिष्क से एक बार निकल जाए इसलिए इनको पढ़ रहा हूं। बहु अर्थात बहुत पदार्थ, बहुविध अर्थात बहुत प्रकार के पदार्थ, क्षिप्र अर्थात शीघ्रता से निकल जाने वाले पदार्थ, अनिश्रित अर्थात गूढ़ पदार्थ। क्षिप्र के बाद अक्षिप्र भी आना चाहिए था। अक्षिप्र का मतलब क्या हुआ? इन्होंने शुरू में वो 6 ले लिए, बाद में फिर दूसरे 6 लिए, है ना। वहां तो उन्होंने जोड़ा बना के लिए थे, और यहाँ उन्होंने 6 पहले आरंभ के 6 ले लिए, और फिर उनके इतर, बहु का इतर हो जाएगा बहुविध, बहु का इतर हो जाएगा एक, और बहुविध का इतर हो जाएगा एक विध। ख्याल में तो आ रहा है ना सबके, नरेंद्र जी भाई साहब? हाँ, माने अभी जो अपन ने इससे पहले देखा था ना, वो चार्ट पे उन्होंने दोनों के माने विपरीत भी आप आमने सामने ले लिए थे, है ना। जैसे जीव और अजीब, है ना, विलोम दोनों एक साथ ले लिए। ऐसे ही वहां उन्होंने बहु और बहु के साथ में वहां उन्होंने क्या ले लिया था? बहुविध, एक के साथ में एक विध, क्षिप्र के साथ में अक्षिप्र, अनिश्रित के साथ में निश्रित, अनुक्त के साथ में उक्त, ध्रुव के साथ में अध्रुव। और यहाँ उन्होंने लगातार 12 गिने। सूत्र में जो 6 कहे गए थे वो 6, और उनसे इतर वो 6, तो उनका क्रम यहाँ चेंज है, और वहां जोड़े से था। बहु माने बहुत प्रकार, बहुत पदार्थ, बहुविध माने बहुत प्रकार के पदार्थ, क्षिप्र अर्थात शीघ्रता से गमन करने वाले पदार्थ, अनिश्रित अर्थात गूढ़ पदार्थ, अनुक्त बिना कहा हुआ, ध्रुव अचल बहुत काल स्थायी। अब उल्टा, अब बहु का उल्टा कर दिया अल्प। बहु का उल्टा अल्प भी कर सकते हैं,
और एक भी कर सकते हैं ना, दोनों हो सकते हैं। अल्प पदार्थ, एक विद माने एक प्रकार का पदार्थ, अक्षिप्र अर्थात मंदता से जो गमन कर रहे हैं उन पदार्थों का ज्ञान, निश्रित अर्थात जो प्रकट रूप से दिखाई दे रहा है, जिनके बारे में प्रकट दिखाई दे रहा है, जैसे हाथी जो नहाकर बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, है ना, तो वो निश्रित हो जाएगा। डूबे हुए हाथी का कोई एक अंग देख के उसका ज्ञान करना वो अनिश्रित हो जाएगा। उक्त, जिसके बारे में हम कथन कर रहे हैं वो उक्त हो जाएगा, और जिसके बारे में हमने कथन नहीं किया, इशारे आदि से बताया, वो अनुक्त हो जाएगा। सीधी बात, शाब्दिक अर्थ उक्त का क्या है? उक्त का मतलब कहना, और अनुक्त का मतलब बिना कहा हुआ। तो बिना कहा हुआ के बारे में जानना वो अनुक्त है, और कहे हुए के बारे में जानना वो उक्त है। अध्रुव, चंचल, विनाशी, जैसे बिजली की टिमकार, जल का बुदबुदा, पलक का झपकना, है ना, ये सब कैसे हैं? ये सब अध्रुव हैं, शीघ्रता से बदलने वाले हैं, वो अध्रुव कहलाते हैं, विनाशिक कहलाते हैं। यहां तक अपन ने कल बात कर ली थी। अब है ये अगला सूत्र, ठीक है? तैयार सभी लोग? देखें, 18वां सूत्र में बोलता हूं, किसी की आवाज आ रही है? भैया जी, हाँ बोले। भैया जी, सेतराणाम का क्या अर्थ है? भाई, सेतराणाम का मतलब है सा इतराणाम। सा माने वह, वह माने कौन? कि जो छह के नाम अभी आपको बताए हैं उन छह के इतर, इतर माने उनके विपरीत, ठीक है? बहु का विपरीत हो जाएगा एक, अथवा अल्प, बहुविध का विपरीत हो जाएगा एक विध। तो इतर शब्द में उन्होंने छह कह दिए। देखो मैं फिर से थोड़ा स्टॉप करता हूं, फिर बताता हूं। आप लोगों को किसी किसी को संशय हो रहा होगा, सेतराणाम कोई अलग शब्द नहीं है। सेतराणाम का मतलब है सा इतराणाम, उनके ही इतर। किनके? जिनके सूत्र में नाम कहे गए हैं उनके इतर। कि कौन कौन से नाम कहे? बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त और ध्रुव, ये छह नाम उन्होंने कहे। कि कौन से सूत्र में? 16वें सूत्र में उन्होंने छह नाम कहे, और बाद में एक छोटा सा शब्द क्या बोल दिया मयूरी जी? सेतराणाम, इनके इतर। इनके इतर माने एक शब्द में उन्होंने छह को गर्भित कर लिया। बहु का इतर हो जाएगा एक, ठीक है? बहु का इतर क्या हो जाएगा? एक। बहुविध का इतर क्या हो जाएगा? एक विध। फिर अनिश्रित का हो जाएगा निश्रित, और फिर इसके बाद क्षिप्र का हो जाएगा पहले अक्षिप्र है तो क्षिप्र का अक्षिप्र हो जाएगा, अनिश्रित का निश्रित हो जाएगा, अनुक्त का उक्त हो जाएगा, और ध्रुव का ध्रुव हो जाएगा। तो वहां आचार्य देव ने एक शब्द कहकर छह छह के बारे में बता दिया। जैसे शुरू में कहा था ना, सूत्र किसे कहते हैं? कि कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने का नाम सूत्र है। तो यहाँ आचार्य देव ने सेतराणाम कह के वहां 5 शब्दों को बचा लिया। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा नेहा जी? 5 शब्दों की बचत कर ली। नहीं तो उन्हें क्या कहना पड़ता है पता है? पूरा सूत्र लिखने के बाद उन्हें फिर बहु, बहुविध के बाद फिर ये 6 शब्द हो जाने के बाद एक, एक वेद, अक्षिप्र, अनिश्रित, है ना, वो पूरा सूत्र लंबा करना पड़ता। लेकिन सेतराणाम में पूरा अर्थ आ गया, ठीक है? इसलिए किसका प्रश्न था ये? सेतराणाम का किसी ने पूछा था? मेरा था भैया जी। किसका? बोले, नाम बताएं। शिल्पी। हाँ शिल्पी जी, अब आप ख्याल में आ गया शिल्पी जी आपको? हाँ हाँ, ठीक है, बढ़ू आगे बढ़ू। हाँ हाँ भैया जी। चलिए सब लोग वीडियो ऑन करें अपना। देखिए सूत्र 18वां सूत्र आपकी स्क्रीन पर सामने है, बोलना सभी लोग। व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजनस्यावग्रह, ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, व्यंजनस्यावग्रह। व्यंजनस्यावग्रह, या जो है या में दीर्घ का उच्चारण आना चाहिए। व्यंजनस्यावग्रह, 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 व्यंजनस्यावग्रह। हाँ, अब देखो, अब इसको तोड़ेंगे। व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजन का अवग्रह ही होता है।
अब कहाँ आना है अपन को, वापस कौन से सूत्र पर आना है? अवग्रह यह अवाय धारणा पढ़ा था अपन ने। तो यहाँ आचार्य देव 18वें सूत्र में अपन से क्या कह रहे हैं? व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजन का केवल अवग्रह होता है। क्या बताया? व्यंजन का केवल अवग्रह होता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, ये व्यंजन क्या है ना? ये प्रश्न आएगा ना, व्यंजन क्या है? ये सारी बात आएगी। देखो अभी आगे इसको बढ़ाते हैं पहले। अब आगे देखो, कहते हैं ना चक्षुर्निंद्रियाभ्याम, बोले ना चक्षुर्निन्द्रियाभ्याम फिर से चक्षुर्निन्द्रियाभ्याम ना चक्षुर्निन्द्रियाभ्याम मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात बोलना, मेरी बात बोलना। रुको 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 रुको, मैं बोलूं उसके बाद बोलना एक साथ। चक्षुर फिर इंद्रियाभ्याम। कोई बोल रहा है, हाँ, अभी मुझे बोलने दो। ना चक्षुर्निन्द्रियाभ्याम, रा जो है इसको पूरा पढ़ना है। ना चक्षुर्निन्द्रियाभ्याम, इंद्रियाभ्याम, ना चक्षुर्निन्द्रियाभ्याम, बस 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 बस। अब अपने आप को सब लोग म्यूट करें। चक्षु और मन से व्यंजन अवग्रह नहीं होता। सामान्य अर्थ क्या हो गया? चक्षु और मन से व्यंजन अवग्रह नहीं होता। इससे पहले उन्होंने कहा था व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजन जो है उस व्यंजन का केवल अवग्रह होता है। अब व्यंजन क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ये सब इसमें आगे आएगा। अपन को ये दोनों चीजें अभी इसमें समझनी है। देखो इसी सूत्र में बाद में आता है विषय। देखो व्यंजनावग्रह था, व्यंजन क्या होता है? देखो व्यंजन माने होता है व्यक्त शब्द आदि के समूह को व्यंजन कहते हैं। क्या मतलब हुआ? सामने से जो व्यक्त शब्द आदि समूह हैं उनको तो कहते हैं व्यंजन। जैसे छूकर जो स्पर्श रस है, जो रस स्पर्श शब्द और गंध का विषय प्राप्त का ग्रहण होता है उसे व्यंजन अवग्रह कहते हैं। थोड़ा थोड़ा कठिन भाषा है, लेकिन थोड़ी समझने की कोशिश करना, आएगा समझ में। क्या कह रहे हैं वो? अपन ने कौन से सूत्र में, 18वें सूत्र में क्या पढ़ा था? व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजन का अवग्रह होता है। अब हमारे मन में प्रश्न हुआ कि व्यंजन का अवग्रह होता है कितने में से? कि अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, वो जो मति ज्ञान के 4 भेद थे उनमें से व्यंजन रूप जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को हमको, उन पदार्थों का केवल हमको अवग्रह होता है। तो हमारे मन में प्रश्न आया कि व्यंजन क्या होता है? तो यहाँ उन्होंने बताया कि व्यक्त शब्द आदि के समूह को व्यंजन कहते हैं। मैं अभी जो बोल रहा हूं ये शब्दों का समूह है, ये कहलाएगा व्यंजन। आया समझ में? ये जो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन है, अब ये वो वाला व्यंजन नहीं है। ये कौन सा व्यंजन है? जो व्यक्त रूप से जानने में आते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन। नीचे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने और बताया, छूकर के बाद में यहां पर आना था, छूकर जो स्पर्श, इस तरीके से क्रम लेना था। छूकर जो स्पर्श रस गंध का विषय प्राप्त ग्रहण होता है उन्हें व्यंजन अवग्रह कहते हैं। देखो मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा हाँ मुझे बहुत लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं, तो लग रहा आप लोगों के वो बंद है वीडियो। छाया जी समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? बात चल रही है कि व्यंजनों का अवग्रह होता है। अवग्रह का मतलब क्या हुआ?
कि व्यंजन रूप जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का केवल हमको दर्शन उपयोग के बाद होने वाला अवग्रह ही होता है, उनका ईहा अवाय और धारणा नहीं होता। इसलिए आचार्य देव ने ये वाला सूत्र लिखा। अब हमारा प्रश्न हुआ कि व्यंजन का मतलब क्या होता है, व्यंजन किसे कहते हैं? तो उन्होंने बताया कि जो स्पष्ट शब्द आदि का ज्ञान है वो कहलाता है व्यंजन, है ना, छूकर स्पर्श करके, है ना, और शब्दों का जो हमको ज्ञान होता है वो सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं व्यंजन। क्या स्पर्धा जी आ रहा क्या समझ में? दो चीजें हैं, एक अर्थ और एक व्यंजन। अर्थावग्रह व्यंजनस्य वग्रह है। देखो सूत्र फिर से पढ़ता हूं मैं, व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजनस्य अवग्रह। व्यंजन का क्या होता है? अवग्रह होता है। अवग्रह का मतलब तो समझ रहे? कोई मुझे बताए एक जन, क्या समझ में आया? जानना भैया जी। कौन बोल रहा, जरा बोलो कोई एक जन। शिल्पी जी आप बोलो। अवग्रह का मतलब भैया जी जानना। हाँ, अवग्रह दर्शन का के बाद मतलब, जानना। अवग्रह का मतलब किसी भी पदार्थ को हमने जब सामान्य देखा ज्ञान होना। तो दर्शन उपयोग के बाद में उसका जो केवल सामान्य जानना होता है वो कहलाता है अवग्रह। समझ में आया? फिर जब उसके बारे में विशेष विशेष जानने का प्रयास चलता है तब वो इहा अवायव धारणा तक जाता है। तो यहाँ आचार्य देव हमको बता रहे हैं कि वो जो व्यंजन है ना, उन व्यंजनों का केवल अवग्रह होता है। तो फिर हमारे मन में प्रश्न क्या आया कि जिन व्यंजनों का अवग्रह होता है हम नहीं जानते वो व्यंजन क्या कहलाता है, तो आप जरा हमें व्यंजन बताएं। तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्त शब्द आदि है ना वो कहलाते हैं व्यंजन। जैसे हमने ये हाथ है, हाथ से छूकर पदार्थ का ज्ञान होता है, टंग रसना इंद्री पर रखकर जिसका ज्ञान होता है, कानों से छूकर जो शब्दों का ज्ञान होता है ना, नासिका को टच करके जो गंध का ज्ञान होता है, ये सब क्या है? ये सब इनके जो पदार्थ हैं वो व्यंजन पदार्थ कहलाते हैं। उन पदार्थों का पहली बार में केवल अवग्रह होता है और अवग्रह होकर रह जाता है। फिर जब विशेष विशेष जानने की कोशिश होती है तब वो बाद में यहाँ तक जाता है। ये इसका अर्थ है। मैं फिर से पूरी बात शेयर करता हूँ आप लोगों को। आपने बताया था भैया जी कि जरूरी नहीं है जिसका अवग्रह हो बाकी सब चीजें हो। हाँ, सबका अवग्रह के बाद सभी सब हो जरूरी नहीं है। देखो अब देखो फिर से, छूकर जो रस को हम जानते हैं, हमें रस का ज्ञान कैसे होता है? सुधाकर, हर्षिनी जी सुधाकर, रस का ज्ञान कैसे पता चलता है कि खट्टा है, मीठा है, चरपरा है? जब हम जीव से वो चीज स्पर्श होती है, छूती है, तब हमें पता लगता है ना। ऐसे ही मुलायम आदि का स्पर्श वो भी हमें छूकर पता लगता है। शब्द माने हम जो बोल रहे हैं वो आपके कानों को जब तक छुएंगे नहीं तब तक आपको उसका पता नहीं लगेगा, है ना। तो वो कह रहे हैं छूकर, ये छूकर कॉमन है, छूकर शब्द कॉमन है किस किस के साथ? रस के साथ भी, स्पर्श के साथ भी, शब्द के साथ भी और गंध के साथ भी। माने छूकर स्पर्श का, रस का, शब्द का और गंध का जो विषय ग्रहण होता है उसे व्यंजन अवग्रह कहते हैं। ठीक है भैया, जिसकी नेत्र नहीं होती उसको जितना ज्ञान हुआ वो व्यंजन में आ गया। हाँ, अब माने नेत्र इंद्रियों से। अगला उन्होंने कहा ना चक्षुर इंद्रियाभ्याम, माने व्यंजन का चक्षु और इंद्रिय से अवग्रह नहीं होता। इसका मतलब चार इंद्रियां, देखो थोड़ा सा इसमें आगे आ रहा है विषय में आपको समझाऊंगा। और अपन लोगों ने जिस दिन वो पढ़ा था कि प्रमाण, ये पांचों ज्ञान ही प्रमाण है, इंद्रियां और सन्निकर्ष आदि प्रमाण नहीं है, उस दिन भी मैंने आपको एक विषय की तरफ इशारा किया था कि सन्निकर्ष प्रमाण क्यों नहीं है? क्योंकि सन्निकर्ष जो है वो वस्तु को कैसे जानता है? टच करके जानता है। और टच करके अगर जानता है तो फिर चक्षु इंद्री तो बिना टच करे ही जानती है, मन तो पदार्थ को बिना छुए ही जानता है।
तो फिर वो बात सब जगह लागू कैसे होगी? इसलिए वो सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है। ऐसे ही यहां वो बता रहे हैं दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक व्यंजन और एक अर्थ अवग्रह, है ना। तो व्यंजनों का तो क्या होता है, चार इंद्रियों से उनका अवग्रह होता है, और अर्थ का अवग्रह होता है कौन कौन सी इंद्री से? चक्षु इंद्री से और मन से, ठीक है, दो इंद्रियों से। अब देखो ये आ गया ना अर्थ अवग्रह। अर्थ अवग्रह अप्राप्त व्यक्त ग्रहण अर्थ अवग्रह कहलाता है। माने प्राप्त का, जिनका छूकर हमको ज्ञान होता है। अब समझ लो अवग्रह के दो भेद समझ लो, ऐसे समझो सब लोग। ऐसा सी जी क्या समझना कि अवग्रह के दो भेद हैं। कौन कौन से अवग्रह? एक व्यंजन अवग्रह और एक अर्थ अवग्रह, ठीक है। एक व्यंजन अवग्रह और एक अर्थ अवग्रह। चार इंद्रियों से जिनका अवग्रह माने सामान्य ज्ञान होता है, वो तो कहलाता है व्यंजन अवग्रह, ठीक है। स्पर्शन इंद्री से, रसना से, कर्ण से और घ्राण से। स्पर्शन से, रसना से, घ्राण से और कर्ण से, ये क्रम लगा लो, ठीक है। तो इनका जो हमको अवग्रह होता है, अवग्रह माने सामान्य ज्ञान, सामान्य जानना। देखो ये क्या हो गया कि कई सारे टेक्निकल शब्द आ गए। क्या गड़बड़ हो गई? कई सारे टेक्निकल शब्द आ गए, तुम्हारी बुद्धि अब यहाँ काम नहीं कर रही है। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं तो सब ख्याल में आएगा। और घबराना बिल्कुल नहीं कोई, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या देखो क्या याद रखना अपन को, एक है व्यंजन शब्द, ठीक है, और एक है अर्थ शब्द। और अवग्रह तो अपन ने पहले पढ़ ही रखा है। अवग्रह यह अवाय धारणा है ना, ये मति ज्ञान के क्या है, ये मति ज्ञान के भेद, ठीक है। तो अब वो अवग्रह का मतलब क्या होता है, किसी भी पदार्थ का दर्शन उपयोग के बाद में जो उसका सामान्य ज्ञान होता है, वो सामान्य जानना कहलाता है अवग्रह, ठीक है। अब वह अवग्रह होता है दो प्रकार का। कौन कौन से दो प्रकार का? एक व्यंजन अवग्रह और अर्थ अवग्रह, ठीक है। तो स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री और कर्ण, ठीक है। आप लोग रिपीट नहीं करें, आप लोगों से जब मैं पूछूंगा तब बोलना, अभी नहीं। स्पर्शन और रसना, इसके बाद स्पर्शन रसना के बाद घ्राण और कर्ण, ये चारों इंद्रियां जो हैं वो किसी भी पदार्थ को छूकर जानती हैं, छुए बिना नहीं जानती। तो जिन पदार्थों का छूकर सामान्य ज्ञान होता है, ये जनरल नॉलेज वाला सामान्य ज्ञान नहीं है। या सामान्य ज्ञान माने उस पदार्थ के बारे में सामान्यता जो जानना होता है, वो जब स्पर्शन रसना घ्राण और कर्ण से होता है तब वह व्यंजन अवग्रह कहलाता है, ठीक है। शांतिनाथ जी भाई साहब, क्लियर हो गई बात? अब कर्ण क्यों लिया भैया जी? कर्ण कैसे छुएगा? कर्ण छूकर जानता है ना, हमारे सब जब तक आपके कान में नहीं पहुंचेंगे तब तक आप कैसे जानोगे? समझ में आ गया? हाँ सर बोलिए सर। उसमें थोड़ा एक उदाहरण बोलूं मैं? हाँ बोलिए। उसमें एक उदाहरण बोलता हूँ। हाँ। जैसे हम बाहर से घर में आए, हाँ, और अंदर के रूम से आवाज आ रही है, हाँ, तो हम हाँ, झट से पहचान जाते हैं कि मामा जी आए हैं। हाँ, तो वो जो आपको मामा कान जी से की आवाज सुनकर हाँ, हम वो पहचान कान जाते से जो हैं। अपन को ज्ञान हुआ, कान से छूकर ज्ञान हुआ ना आवाज का, तो वो हाँ, कहलाएगा आवाज का। अर्थ अवग्रह, सॉरी व्यंजन अवग्रह, वो कहलाएगा व्यंजन अवग्रह। व्यंजन अवग्रह। चक्षु इंद्र, अब आपने देखा उनको, मामा को देखा, देखकर हाँ, या मन हाँ, से सोचकर, है ना, इन हाँ, दोनों के द्वारा जो आपको उसका सामान्य ज्ञान हुआ वो कहलाता है अर्थ अवग्रह। इसका मतलब चार इंद्रियां तो हमारी ऐसी हैं जो छूकर जानती हैं, और चक्षु इंद्री और मन, जिसे अनिंद्रिय भी कहते हैं, ये दोनों बिना छुए हुए ही जानते हैं। तो बिना छुए हुए दूर सर देखे हुए पदार्थ या सोचे हुए पदार्थ का जो आरंभ में सामान्य ज्ञान होता है वह कहलाता है अर्थ अवग्रह, और चारों इंद्रियों के द्वारा जो आपको छूकर सामान्य जानना होता है वह कहलाता है क्या?
वह कहलाता है व्यंजन व्यंजन अवग्रह। व्यंजन। अब मैं समझता हूं ये दोनों प्रकार का अवग्रह आप लोग भली भांति जान गए होंगे। पुनः मैं शेयर करता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखें, अब आप आएगा समझ में। व्यंजन अवग्रह व्यक्त शब्द आदि के समूह को व्यंजन कहते हैं। छूकर कॉमन है, मैंने बताया था अभी, ये छूकर शब्द कॉमन है किस किसके साथ? छूकर रस का ज्ञान, छूकर स्पर्श का ज्ञान, छूकर शब्द का ज्ञान, छूकर विषय का गंध का विषय ग्रहण होता है, उसे व्यंजन अवग्रह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन अवग्रह कहते हैं। अब अगला देखो, इसमें ही तुरंत आ गया था वो अर्थ अवग्रह। अप्राप्त, एक होता है प्राप्त, प्राप्त माने होकर वो प्राप्त माने ग्रहण वाला प्राप्त नहीं नेहा जी। प्राप्त का मतलब क्या? छूकर। प्राप्त कहलाता है छूकर, और अप्राप्त कहलाता है बिना छुए हुए, दूर से ही जिसका ज्ञान होता है ना। तो ये प्राप्त वो मिलने वाला प्राप्त नहीं है। ये प्राप्त कौन सा है? छूकर जानना। उसे थोड़ा एक शब्द और आता है, स्पृष्ट और अस्पृष्ट, है ना। स्पृष्ट माने छूकर और अस्पृष्ट माने बिना छुए हुए। उसी को ही एक शब्द और क्या कहा जाता है? प्राप्त और अप्राप्त। प्राप्त माने छूकर और अप्राप्त माने बिना छुए। तो शब्द आदि का ग्रहण तो होता है प्राप्त करके, और जो चक्षु इंद्रिय और अनिंद्रिय का विषय है वो बिना छूकर होता है। तो अप्राप्त व्यक्त ग्रहण अर्थात अर्थावग्रह कहलाता है। क्लियर? अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब क्लियर होगा। देखो यहाँ चार्ट दिख रहा सबको? शिल्पी जी, अनीता जी, स्पर्धा जी, किसी के भी वो चालू नहीं है वीडियो? क्या बात है, मेरा नेट कमजोर हो रहा है क्या? वीडियो नहीं दिख रहा है मुझे किसी के। आवाज तो मेरी आ रही है सब तक? डिस्कनेक्ट हुआ है क्या? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही? हाँ जी, आई क्या आवाज मेरी? डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। हाँ, क्या बात चल रही थी अपनी? हाँ, मैं शेयर कर रहा था। देखो इस स्क्रीन पे आ रहा है, और स्पष्ट हो जाएगा सारी चीजें। तो अपन ने अभी बात की ना रमेश जी भाई साहब, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब चार इंद्रियां प्राप्यकारी हैं। ए राजू जी के यहाँ कौन बैठा है? चार इंद्रियां प्राप्यकारी हैं का मतलब क्या? चारों इंद्रियां छूकर जानती हैं। प्राप्यकारी माने क्या? छूकर जानने वाली। कौन कौन सी चार इंद्रियां नीरू जी? स्पर्श, स्पर्श, रसना, घ्राण और कर्ण। ये चारों इंद्रियां प्राप्यकारी हैं क्योंकि ये छूकर जानती हैं। अर्थात सामान्यतया पदार्थों से स्पर्श करके ज्ञान होता है। चक्षु और मन अप्राप्यकारी है, ये छूकर नहीं जानता। हम इतनी दूर से, आप लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं, आपकी तस्वीर को देखकर हम आपको जान रहे हैं, है ना। अगर छूकर जानते होते तो आपको पता, ये चक्षु इंद्रिय में लगा हुआ जो काजल है ना, उस काजल को दूसरे की आंख में लगे हुए काजल को हम तो जान सकते हैं, लेकिन वो ही जिसकी आंख में काजल लगा उसे वो काजल नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि चक्षु इंद्रिय प्राप्यकारी नहीं है। चक्षु इंद्रिय कैसी है? अप्राप्यकारी है, नहीं जानती, है ना। वो दूर से पदार्थ को जानती है। ऐसे ही मन, वो भी अप्राप्यकारी है, अर्थात बिना पदार्थ के सन्निकर्ष के, बिना पदार्थ के छुए हुए ही वह पदार्थ को जानती है। आगे अब देखो, ये चार्ट दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है? अवग्रह में एक तरफ व्यंजन अवग्रह लिखा हुआ है, एक तरफ अर्थ अवग्रह लिखा हुआ है। अवग्रह के दो भेद अभी अपन लोगों ने पढ़े थे, कौन कौन से? व्यंजन अवग्रह और अर्थ अवग्रह। व्यंजन अवग्रह में कौन से? चारों इंद्रियों से जानने वाले पदार्थ व्यंजन अवग्रह कहलाते हैं, और 5 इंद्रियों और मन दोनों से है? अब आप कहोगे अभी तो आपने कहा था अनिंद्रिय और मन से, सॉरी चक्षु इंद्रिय और मन से, कि चक्षु इंद्रिय और मन तो अप्राप्यकारी है, सो है ही है। हाँ,
इसके अलावा वो उन्हीं जिन पदार्थों का ज्ञान अपन को सामान्य हुआ था ना, उनके बारे में जब विशेष विशेष जानने की देखो, जिनका पहले अपन लोगों को व्यंजन अवग्रह हुआ था ना, किससे? स्पर्शन से, रसना से, घ्राण से और कर्ण से, जब उसके बारे में विशेष विशेष जानने की कोशिश होती है तो उनका आगे इहा अवाय और धारणा भी हो जाता है। कई बार नहीं भी होता है और कोशिश करने पर कई बार होता है। देखो, सरवार सिद्धि जी में उदाहरण ऐसा दिया है कि जैसे मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं ना, उन मिट्टी के बर्तनों पर आप शुरू में 1-2 बूंद पानी डालेंगे तो पता नहीं चलेगा, और आप लगातार डालते जाएंगे तो उसमें गीलापन उसमें दिखता है। ऐसे ही पहले शुरू में जो सामान्य अवलोकन होता है वो पता नहीं चलता, पर जब उसके बारे में विशेष विशेष जानने की कोशिश होती है तब वह उसका इहा अवाय और धारणा तक भी जाता है। अभी तो देखो, चार्ट को देख लो, अवग्रह के दोनों भेद, एक तरफ व्यंजन अवग्रह और एक तरफ अर्थावग्रह। अप्रकट अव्यक्त ज्ञान कहलाता है व्यंजन अवग्रह, और चक्षु इंद्री से देखा हुआ प्रकट व्यक्त पदार्थों का जो ज्ञान होता है वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है अर्थावग्रह। चक्षु और मन के बिना, इसका मतलब व्यंजन अवग्रह 4 इंद्रियों से होता है, स्पर्शन से, रसना से, घ्राण से और कर्ण इंद्रिय से, और अर्थावग्रह 5 इंद्रियों से और मन से होता है। ठीक है, अभी अपन ने पहले क्या जाना था? केवल चक्षु और मन से, लेकिन 5 इंद्रियों से अर्थावग्रह होता है और मन से भी होता है। इसमें आगे सिर्फ अर्थ अवग्रह ही हो सकता है। व्यंजन अवग्रह का जब ज्ञान होता है तब केवल अवग्रह मात्र होकर ही रह जाता है और उससे आगे का नहीं होता। लेकिन अर्थ अवग्रह में क्या होता है? हाँ जी, कम क्यों होती जा रही है? देखिए, फिर से वो चार्ट दिखाता हूं मैं। देखो, दिखाई दे रहा है चार्ट भैया? जो सामान्य ज्ञान होता है वो व्यंजन और विग्रह में आ जाएगा, और डिटेल में जाएंगे तो वो अर्थावग्रह में चला जाएगा। हाँ, बस यही है। ठीक है, वो अर्थावग्रह हो जाएगा। माने जिसका अपन को व्यंजन अवग्रह होगा उसमें इहा अवाय और धारणा नहीं होगा, और अर्थ अवग्रह में बाद में इहा अवाय और धारणा भी आगे आगे होगा। ऐसा तो बिना मन के हो ही नहीं सकता ना भैया जी, यह अवाय और धारणा? मन तो चाहिए उसमें। क्यों 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 क्यों? तो डिटेल कैसे समझेंगे बिना मन के? समझने के लिए मन की जरूरत किधर पड़ती है? नहीं भाई, ज्ञान देखो समझना, अभी आप लोग समझने में और ज्ञान में अंतर करें। एक इंद्री जो जीव होता है ना, एक इंद्री जीव को ज्ञान होता है, स्पर्शन इंद्री से अवग्रह भी होता है, और स्पर्शन इंद्री के बाद उसके विषय में जब वो विशेष जानता है तो उसे इहा अवाय और धारणा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हो ही हो, अगर वो उसके विषय में विशेष जानने रूप कार्य चलता है, क्योंकि ज्ञान है ना उसमें। ये इंद्रियां और मन तो जानने के बाह्य साधन हैं, मूल काम तो किसका है? मूल तो आत्मा का है कार्य। समझ में आ गया? तो यहाँ वो कह रहे हैं कि चक्षु और मन के बिना ये जो 4 इंद्रियां हैं, उन 4 इंद्रियों के द्वारा क्या होता है? पदार्थों का अवग्रह होता है, और 5 इंद्रियां और मन, इन दोनों के द्वारा अभी और आगे और आएगा। तो और चार्ट में मैं और देखो आपको इसमें आगे क्या है वो और दिखा देता हूँ, और थोड़ा क्लियर होगा आप लोगों को, और मैं दूसरी पीडीएफ भी दिखाऊंगा। अब यहाँ बताते हैं कौन से पदार्थों का वो ज्ञान होना। व्यंजन अप्रकट अव्यक्त 12 प्रकार के पदार्थ ही व्यंजन भी हैं और अर्थ भी हैं, दोनों के साथ में बना हुआ है ना। ये आपको थोड़ा समझ लीजिए कंफ्यूज करेगा, लेकिन अब आगे आएगा। अब ये जो मति ज्ञान के कितने भेद होने हैं? 336 जो भेद होने हैं ना, वो आएंगे। सिर्फ अवग्रह एक, नेत्र एवं मन के अलावा शेष 4 इंद्रियों से मात्र अवग्रह होता है। किनका?
12 प्रकार के पदार्थ का, बहु पदार्थ का, बहुविध पदार्थ का, है ना, क्षिप्र पदार्थ का, फिर अनिश्चित पदार्थ का, ध्रुव पदार्थ का, और इनसे विपरीत। तो ये जो 12 प्रकार के पदार्थों का क्या हुआ, चक्षु इंद्री से अवग्रह हुआ, फिर चक्षु के बाद सॉरी नेत्र एवं मन को छोड़कर स्पर्शन इंद्री से अवग्रह हुआ, रसना इंद्री से अवग्रह हुआ, घ्राण इंद्री से अवग्रह हुआ, है ना, और चक्षु इंद्री से अवग्रह हुआ। तो ये जो सॉरी चक्षु नहीं, कर्ण इंद्री से, तो नेत्र एवं मन के अलावा शेष 4 इंद्रियों से 4 प्रकार का अवग्रह जो हुआ। अभी देखो ये मैं आपको थोड़ा चार्ट, ये वाला चार्ट कल बताऊंगा क्योंकि अभी व्यंजन अवग्रह से और अर्थ अवग्रह से निपटो। पहले तो मैं दूसरी वाली पीडीएफ और शेयर करता हूं, तो आपको ये पहले क्लियर होना चाहिए। पर 336 बेस तो अपन कल जानेंगे, मैं शेयर करता हूं दूसरी वाली। ये वाली नहीं, अब देखो और आगे बढ़ाओ और ऊपर चलो, देख ये और ऊपर देखें। ये जो अपन लोगों ने दोनों सूत्र जो अपन ने पढ़े थे उनको अब यहां से देखें जरा। अवग्रह कितने प्रकार का होता है, फिर से ऊपर निकालना है एक और सूत्र। देखो ये वाला सूत्र अपन ने पढ़ा, व्यंजनस्यावग्रह, ठीक है। अभी अपन ने उस पीडीएफ में से पढ़ा था, अब नई पीडीएफ में से अब आपको पूरी चीज फिर से क्लियर हो जाएगी। व्यंजनस्य अव्यक्त या अस्पष्ट पदार्थों को व्यंजन कहते हैं। अवग्रह अर्थात केवल अवग्रह ज्ञान होता है, क्या नहीं होता, उनका ईहा आदि नहीं होता। ईहा आदि का मतलब ईहा नहीं होता, अवाय नहीं होता और धारणा नहीं होता। अब सामान्य अर्थ देखें, अव्यक्त या अप्रकट शब्द, स्पर्श, रस, गंध आदि पदार्थों का मात्र अवग्रह ज्ञान ही होता है, ईहा, अवाय और धारणा नहीं होते। क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट भैया जी एक उदाहरण दीजिए ना, भैया जी एक उदाहरण दीजिए, कैसे मतलब शब्द से कैसे अवग्रह। अभी एक मिनट, अभी और आगे पूरा हो जाए अपना विषय, फिर बता रहा हूं, मैं सब बता रहा हूं। देखिए अब आगे अवग्रह कितने प्रकार का होता है, सब आएंगे उदाहरण, अभी यही के यहीं आ जाएंगे। अवग्रह कितने प्रकार का होता है, तो उन्होंने बताया अवग्रह 2 प्रकार का होता है, एक अर्थ का अवग्रह और एक व्यंजन का अवग्रह। अर्थ अवग्रह किसे कहते हैं, स्पष्ट पदार्थों को, स्पष्ट पदार्थ के अवग्रह को अर्थ अवग्रह कहते हैं। स्पष्ट माने क्या, वो क्लियर वाला स्पष्ट नहीं, मैंने बताया था ना भी, स्पृश्य और अस्पृश्य माने छूकर जानने वाले पदार्थ, वो क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्राप्यकारी, और बिना छूकर जानने वाले अप्राप्यकारी। तो यहाँ स्पष्ट का मतलब क्या हुआ, स्पष्ट पदार्थों के अवग्रह को अर्थ अवग्रह कहते हैं। माने जो कैसे जानते हैं, देखो इसमें सब देखो स्पष्ट आने वाला है। अब देखो पहले व्यंजन अवग्रह देखे नीचे, व्यंजन अवग्रह किसे कहते हैं, अस्पष्ट बिना छुए हुए जिन पदार्थों का अवग्रह होता है ना, अस्पष्ट पदार्थ के अवग्रह को व्यंजन अवग्रह कहते हैं। जैसे श्रोत्र अर्थात कर्ण इंद्री से एक हल्की सी आवाज, मामूली सा भान होकर रह गया। अब आया उदाहरण समझ में, कर्ण इंद्री से अपन को दूर से कोई आवाज अपनी कान को छुई तो अपन को वो सामान्य अवलोकन होकर रह गया, बस कोई आवाज आई। अब वो आवाज किसकी थी, कैसी थी, मधुर थी, कर्कश थी, क्या थी, ये सब आपने उसके बारे में विशेष नहीं जाना, वो सामान्य स्पष्ट होकर रह गया। आज स्पष्ट सत्य ज्ञान हुआ ना, वो उसका आपको स्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अस्पष्ट पदार्थ का मात्र अवग्रह होकर रह गया, उसका ईहा नहीं हुआ, अवाय नहीं हुआ और धारणा तो हुआ ही नहीं। इंद्रियों में एक हल्की सी आवाज का मामूली सा भान होकर रह गया,
उसके बाद फिर कुछ भी नहीं जान पड़ा, पता ही नहीं चला क्या था, किसकी आवाज थी, है ना, क्या था। ऐसी अवस्था में केवल व्यंजन अवग्रह होकर ही रह जाता है। किंतु यदि धीरे धीरे यह आवाज स्पष्ट हो जाती है ना, धीरे धीरे वह आवाज जो आ रही थी वो आवाज आपने सुनने के बाद धीरे धीरे स्पष्टता उसका ज्ञान होने लगता है, तो अब वो व्यंजन अवग्रह के बाद आगे कहां बढ़ जाता है, यह आदि ज्ञान भी उसके हो जाते हैं कि ऐसी आवाज तो उसमें से आती है, तो उसकी है, ये तो इसकी होनी चाहिए। इस तरीके से उसके बारे में वो जो विशेष विशेष जानना होता है, तब वह आगे किसमें बदल जाता है, यह अवाय और धारणा में बदल जाता है। अतः अस्पष्ट पदार्थ का केवल अवग्रह ज्ञान ही होता है और स्पष्ट पदार्थों के चारों ज्ञान होते हैं। क्लियर हुई? अब यहां जो भी मैंने आपको स्पष्ट और अस्पष्ट का वो छूकर और ना छूकर बताया था ना, वो छोड़ दो। अब स्पष्ट माने क्लियर ही समझो आप। स्पष्ट माने क्लियर दिखाई देने वाला और अस्पष्ट माने जो क्लियर नहीं है वो। तो जो अस्पष्ट पदार्थ हैं उन अस्पष्ट पदार्थों का अवग्रह होता है और स्पष्ट पदार्थों का अवग्रह भी होता है और यह अवाय धारणा आदि भी होते हैं। ठीक है, अस्पष्ट पदार्थ का नहीं आया समझ में? अस्पष्ट पदार्थों का केवल अवग्रह ज्ञान ही होता है और जो स्पष्ट पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ पहले अस्पष्ट था, लगातार अगर वो ज्ञान में आता जाता है तो वो स्पष्ट भी हो जाता है। जब वो स्पष्ट हो जाएगा तो उसी पदार्थ का अवग्रह के बाद यह अवाय और धारणा भी हो जाएगा। ठीक है, रसना से कैसे होगा भैया जी? रसना इंद्री से जैसे मान लो कोई अपनी टंग पर कोई चीज आई और अपना उपयोग कहीं दूसरी जगह, तो उसके बारे में अपन ने विशेष जानने की कोशिश नहीं की कि क्या है, कैसा है, इसका स्वाद किस तरीके का है, तो विशेष जानने का काम नहीं हुआ, तो वो अवग्रह होके रह गया। और टंग पर आने के बाद फिर आपने उसका टेस्ट लेने की कोशिश की कि अच्छा ये तो मीठा सा है, ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, और जो आप उसके बारे में विशेष जानने लगे ना, फिर वो अस्पष्ट कहाँ रहा, फिर तो वो स्पष्ट हो गया। स्पष्ट हो गया तो आपको उसका अवग्रह के बाद यह भी हुआ, अवाय भी हुआ और भविष्य में धारणा भी रह जाएगी। इस तरीके से है। भैया जी, हाँ भैया जी, जो लास्ट चार्ट में बताया था हाँ कि व्यंजन अवग्रह के बाद में उसका अर्थ अवग्रह होगा, हाँ और जो लास्ट वाला पॉइंट है कि उसके अंदर या अवाय और ये धारणा सब होगा। भी होगा, वो वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया भैया जी। अभी बताता हूँ, अभी पहले इसी में आगे सब आने वाला है ना। मैंने उसके दोनों सूत्र बता दिए थे ना, इसमें से दोनों सूत्र हो जाए पहले अपने। ना चक्षुर्निंद्रियाभ्याम व्यंजन अवग्रह चक्षु अनिंद्रियाभ्याम नेत्र और मन से ना नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? अभी इससे पहले वाले 18वें सूत्र में उन्होंने क्या कहा था? पढ़ू सूत्र फिर से। व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजनों का अवग्रह होता है। ठीक है, क्या बताया था वहां? व्यंजन का अवग्रह होता है। अब यहां कह रहे हैं ना चक्षुर अनिद्रियाभ्याम, चक्षु इंद्री और मन इन दोनों से व्यंजन अवग्रह नहीं होता। ठीक है, व्यंजन अवग्रह किस किस से देखो लिखा, व्यंजन अवग्रह चक्षु अनिद्रियाभ्याम अर्थात नेत्र और मन से नहीं होता। तो किससे होता है? व्यंजन अवग्रह नेत्र और मन से नहीं होता, शेष 4 इंद्रियों से होता है। स्पष्ट हो गई बात कि जो जिस व्यंजन को अवग्रह आपने कहा था, वह अवग्रह चक्षु इंद्री से नहीं होता और मन से नहीं होता, स्पर्श रसना और कर्ण से उनका व्यंजनों का अवग्रह होता है। अब देखो आगे और स्पष्ट, चक्षु और मन के द्वारा व्यंजन अवग्रह क्यों नहीं होता? चक्षु और मन अप्राप्य अर्थ को ही ग्रहण करते हैं। क्यों नहीं होता इन दोनों के द्वारा व्यंजन का अवग्रह? क्योंकि ये दोनों कौन कौन? चक्षु इंद्री
और हमारा मन अप्राप्य, अप्राप्य माने बिना छुए हुए ही पदार्थों को ग्रहण करते हैं। प्राप्य अर्थ को माने छूकर पदार्थ को ग्रहण नहीं करते, इसलिए उनका व्यंजन अवग्रह नहीं होता, उनका अर्थ अवग्रह होता है। आगे आएगा वो, चक्षु आंख में लगे हुए अंजन को नहीं देख सकती, क्यों? किंतु दूरवर्ती पदार्थ को देख सकती है। छू कर नहीं जानती ना, इसलिए आंख में लगे हुए काजल को तो नहीं जानेगी, लेकिन सामने रखे हुए शीशे को देख लेगी और उस शीशे में अपने आप को भी देख लेगी, है ना। किंतु दूरवर्ती पदार्थ को देख सकती है। इसी तरह मन भी जिन पदार्थों का विचार करता है वे उसे दूर से ही होते हैं, उसके दूर ही रखे हुए पदार्थ, है ना। यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर हमारे माता पिता हैं, हमने उनको नहीं छुआ, लेकिन हमारा मन उनको जान रहा है, हम मन के निमित्त से उनको जान रहे हैं ना, उनसे दूर ही होते हैं। अतः ये दोनों अप्राप्यकारी हैं। कौन दोनों? चक्षु और मन, ये दोनों अप्राप्यकारी हैं। क्यों है अप्राप्यकारी? क्योंकि ये पदार्थों को छूकर नहीं जानते, दूर से ही पदार्थों को जानते हैं। शेष चारों इंद्रियां अपने विषय को उससे छूकर ही जानती हैं, है ना। आपको ये जो सामने रखा हुआ जो मोबाइल है, ये कैसा है, कड़ा है कि नरम है कि हल्का है कि भारी है, ये सब कैसे जानोगे? आप दूर रखे हुए नहीं जान पाओगे, आपको स्पर्शन इंद्रिय से उसको छू के देखना पड़ेगा। छू के देखकर जाने के बाद ही आप उसके स्पर्श को जान पाएंगे। ये जो सामने चीज रखी हुई है कैसी है? मीठी है, चरपरी है, कसायली है, ऐसा उसके बारे में जो आपको जानना होगा वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? वो तो केवल आपको छूकर ही हो पाएगा, बिना छुए उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा शेष चारों इंद्रियां अपने विषय को उससे छूकर ही जानती हैं। अतः व्यंजन अवग्रह 4 ही इंद्रियों से होता है। बस अब इतना याद रख लो, व्यंजन अवग्रह केवल 4 ही इंद्रियों से होता है। मन से नहीं होता और चक्षु से व्यंजन अवग्रह नहीं होता। अर्थ अवग्रह जो बाद में आएगा उसकी बात वो करेंगे। आगे देखो, मति ज्ञान के कितने भेद हैं देखें। मैं आएगा कल अपन इसका चार्ट देखेंगे। मति ज्ञान के 336 भेद हैं। मति ज्ञान के 336 भेद को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। मति ज्ञान के अवग्रह, इया, अवाय और धारणा, ये 4 वेद होते हैं। इन चारों से सामान्य पढ़ रहा हूं बस, केवल कल पूरा चार्ट के हिसाब से समझाऊंगा, है ना। मति ज्ञान के अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये 4 वेद होते हैं। इन चारों से 5 इंद्रियां और मन, इन 6 का गुणा करने से, ठीक है, किसका? 5 इंद्रियां और मन, इन 6 को अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, इन चारों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 भेद हो जाते हैं। व्यंजन अवग्रह चक्षु और मन से नहीं होता, अतः 4 इंद्रियों से होने की ही अपेक्षा से व्यंजन अवग्रह के 4 वेद इन 24 में मिला देने से 28 वेद हो जाते हैं। पुनः 28 को बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त, ध्रुव तथा इनसे उल्टे अर्थात अल्प, अल्पविध, अक्षिप्र, निश्चित, उक्त और अध्रुव, इन 12 वेदों से गुणा करने पर 336, 28 गुणा 12 इक्वल टू 336 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार से अवग्रह आदि 4 को इस प्रकार से अवग्रह आदि 4 को 6 इंद्रियों से गुणित करके व्यंजन अवग्रह के 4 भेद से मिला देने पर पुनः उन 28 को 12 से गुणा करने पर 336 भेद हो जाते हैं। ये अपन कल देखेंगे।
अभी तो आज अपन लोगों ने व्यंजन अवग्रह और अर्थ अवग्रह क्या होता है, किसका व्यंजन अवग्रह होता है, किसका अर्थ अवग्रह होता है, अवग्रह क्या कहलाता है, इन सब बातों पर आज अपन ने बात की। मुझे ऐसा लगा जैसे थोड़ा बहुत क्लिष्ट हुआ हो आप लोगों के चेहरे को देख देख के, है ना। लेकिन चिंता मत करो, कल जब मैं चार्ट से पूरा समझाऊंगा ना, तो उस चार्ट से जब आपके देखने में ये 336 भेद आएंगे, और केवल कल एक ही काम है बस, ये जितना अपन ने पढ़ा है ना, वो ये मति ज्ञान के वो जो 336 जो अपन खूब बार पढ़ते हैं, संख्या में तो अपन को पता रहता है ना, लेकिन वो अपन लोग बता नहीं पाते हैं किसी को। तो कल अपन कोशिश करेंगे कि एक एक व्यक्ति को वो भेद ख्याल में आवे। ठीक है, दीपमाला जी कुछ पूछ रही है? भैया याद हो जाए बस 336 भेद। कोशिश कराऊंगा, कल मैं कोशिश करूंगा, पूरी जुगत लगाऊंगा। ठीक है भैया, बहुत अच्छा समझा रहे भैया। चलिए, तो कोई डर नहीं है भैया जी, किसी से डर नहीं लगता। समझाने के सरलता से। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा समझाया भैया जी, बहुत बहुत बढ़िया। एक भैया साथ आज की बोलिए। PDF हाँ भेजूंगा, भेज देना। भेजूंगा। हाँ, एक साथ जय बोलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।